अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज हमारे पास जो है वो एक और रिएक्शन वीडियो है। हमारे एक इंडिया से जो काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड की है। उसमें उसका जो टाइटल है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि JF-17 गॉट वन मोर कस्टमर व्हाइल तेजस स्ट्रगल्स। तो इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट है ये कि इसके ऊपर जो है इसको चेकआउट करें। तो हम चेकआउट भी इसको करेंगे। थोड़ा सा मैंने पहले देखा था, लेकिन फिर उसके मैंने रिएक्शन के लिए उसको जो है वो स्किप कर दिया। अब हम जो है वो आपके सामने जो है इस वीडियो को चेकआउट करेंगे। तो लेट्स सी, बाकी जो है वो बातें जो है सारी फिर हम दरमियान में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को JF-17 का एक और एक्सपोर्ट कस्टमर जो है वो मिल गया है। खैर अभी डील यहां पर कोई साइन नहीं हुई है, पर एक MOU साइन हुआ है जिसके अंतर्गत नाम कंट्री का नहीं बताया गया है। इनके साथ JF-17 ब्लॉक 3 की डील हो सकती है। वहीं पर भी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अजरबैजान को भी JF-17 ब्लॉक 3 डिलीवर हो रहे हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने अपने बैच से ही उठाकर अजरबैजान को दे दिए हैं। तो फिलहाल जो प्रोडक्शन ये जो अपने बैच से बात कर रहे हैं कि अपने बैच से उठा के हमने एयरक्राफ्ट दिए हैं, दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो अजरबैजान के एयरक्राफ्ट थे वो पहले से रिजर्व्ड थे। ठीक है, वही उनको डिलीवर किए गए हैं। कोई इस तरह से नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने बैच के जो ब्लॉक 3 हैं वो उठा के दे दिए हैं। हमारे बैच के जितने ब्लॉक 3 हमारी सर्विस में आने थे वो ऑलरेडी इंडक्टेड हैं। ये इनका सोर्स जो है वो क्या होता है, इन्हीं के कुछ हैंडल्स होते हैं जो कि बेसिकली 50% प्रोपेगेंडा करते हैं और 50% कभी ना कभी फैक्चुअल न्यूज़ को शेयर कर देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने इन हैंडल से लेते हैं, जहाँ पर अगेन चीज़ें जो है वो फैक्चुअली रॉन्ग होती हैं। रेट है JF-17 ब्लॉक 3 का, ये स्लो चल रहा है। अब इसके पीछे कारण है। तो फिलहाल जो प्रोडक्शन रेट है JF-17 ब्लॉक 3 का, ये स्लो चल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये अपने बैच अच्छा, इसका रीज़न जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो फिर ये कहाँ पे है कि JF-17 थंडर का जो प्रोडक्शन रेट है वो स्लो चल रहा है? तो जस्ट पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान की एयरफोर्स से रिलेटेड जिन फैक्ट्स का आपको नहीं पता, तो काइंडली उसको जो है वो प्रोपेगेट ना किया करें, ठीक है? इससे अच्छा है कि थोड़ी रिसर्च कर लें, उसके बाद जो है वो वीडियो के लिए कंटेंट बनाया करें। से उठाकर अगर अजरबैजान को दे रहे हैं, तो ये शोकेस करता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन रेट हिट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर अगेन यहाँ पर किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि किस चीज़ से हिट हुआ है, क्या वजह है थंडर के प्रोडक्शन रेट की, सिंपली बिकॉज़ ये एक प्रोपेगेंडा है। अब मैं इसको प्रोपेगेंडा कहूँगा तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब फेस सेविंग कर रहा है, मतलब एक्चुअल में रियलिटी ऐसी है, ठीक है? पीएसी के बाहर किसी को कुछ नहीं पता कि थंडर के इस टाइम के ऊपर हमने इवन इवन एंड इवन सो हमने 100 एयरक्राफ्ट जो है वो थंडर ब्लॉक 3 के प्रोड्यूस कर लिए हों, लेकिन पीएसी के बाहर उनकी चीज़ों का किसी को कोई आइडिया नहीं है। लास्ट हमने जो थंडर का सीरियल नंबर देखा था, वो किसी ने स्पॉट किया था, आई थिंक 29 था, ठीक है? तो 30 एयरक्राफ्ट प्लस और ये एयरक्राफ्ट जो है वो रैंडमली स्पॉट हुआ है, मतलब कि इससे ऊपर भी थंडर का जो नंबर है वो एग्ज़िस्ट करता है। उसके बाद इन सब के अलावा आपके जो हैं वो अज़रबैजान को जो 9 इकट्ठे एयरक्राफ्ट डिलीवर हो रहे हैं वो अलहदा से हैं। तो मुझे यहाँ पर जो है वो समझ नहीं आ रही कि थंडर का जो प्रोडक्शन रेट है वो कहाँ से स्लो है। इन्हीं को पता है, बिकॉज़ इन्हीं का प्रोपेगेंडा है और यही जो है वो उसको चला रहे हैं। JF-17 की सेल को देखेंगे, अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसी कंट्री इनको ऑपरेट करती हैं, और एक और कस्टमर का नाम इसमें लाइकली शामिल हो सकता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में ये दूसरे चाइनीज फाइटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर कर रहा है। तो JF-17 एक्चुअली चाइनीज एयरक्राफ्ट है। इसको असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है। ये इसे अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जरूर कहते हैं, पर इसको डेवलप चाइना ने किया है। एवियोनिक्स इसमें चाइनीज है। वही मैं बड़ी ना, जब भी इनकी वीडियोज़ देखने आता हूँ ना, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं ना एक इज़्ज़तदार लहज़े में जो है वो वीडियो देखूँ और अपना रिस्पॉन्स दूँ। लेकिन फिर दरमियान में जो है ना कोई रंडी रोना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट दिस इज़ इट। वो पहले कह रहा था कि थंडर का जो प्रोडक्शन रेट है वो सही नहीं चल रहा। अब वो कह रहे हैं कि थंडर जो है वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है ही नहीं, पाकिस्तान इसको असेंबल करता है। तो पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर ये एयरक्राफ्ट असेंबल होते तो उछलते हम लोग भी इतना ज़्यादा नहीं।
लेकिन द फैक्ट इज़ कि थंडर के 80% पार्ट्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ये शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको भी हम कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे रेडार की बात हो, चाहे फ्लाई बाय वायर की बात हो, चाहे मिशन कंप्यूटर की बात हो। इवन थंडर का मिशन कंप्यूटर भी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। बिकॉज़ तेजस का मिशन कंप्यूटर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, थंडर का भी हम करते हैं। तेजस का एयरफ्रेम आप बनाते हैं, थंडर का भी हम बनाते हैं। तेजस का इंजन आप बाहर से लेते हैं, थंडर का इंजन हम भी बाहर से लेते हैं, ठीक है? तो हम अपने एयरक्राफ्ट को, जो कि इनिशियल स्टेज में जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, हमने चाइना के साथ मिलकर डिज़ाइन किया, तो हम अपने उस एयरक्राफ्ट को अपना इंडिजिनस प्लेटफ़ॉर्म कह सकते हैं, बिकॉज़ उसकी डिज़ाइन में हमारा पार्ट है, ठीक है? हमने आर-एन-डी में हेल्प आउट किया है, आर-एन-डी में पार्टिसिपेट किया है। जो लोग कहते हैं ना कि एसयू-30 एमके जो है वो जेएफ-70 थंडर की तरह इंडिजिनस प्लेटफ़ॉर्म है इंडिया का, या हम उसको इंडिजिनस कह सकते हैं, तो उसकी डिज़ाइन फ़ेज़ में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है? वो प्लेटफ़ॉर्म आपकी स्पेसिफ़िकेशन के हिसाब से नहीं बनाया गया। थंडर जो है वो हमारी स्पेसिफ़िकेशन के हिसाब से बना है। हमने उसको डिज़ाइन किया है, इवन सो एंड सो कि 50% डिज़ाइन ही हमारे इंजीनियर्स का है। ठीक है? आप जाकर इसको डीप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के जो कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, 50% थंडर का जो डिज़ाइन है, वो चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने प्रिपेयर किया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिस्टम, ये पहले चाइनीज़ थे, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता टीओटी के तहत, आर-एन-डी के तहत, अब ये 80% इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। असेंबल नहीं होता, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है? वेपन्स इसमें चाइनीज हैं, थोड़े बहुत पाकिस्तान स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन यहाँ पर ज़रूर किए गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत मतलब फिर वही बात के फैक्ट्स का जो है वो आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, दिल करता है कि एक्सेप्ट करें फैक्ट को, लेकिन फिर कह देते हैं थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, ठीक है? थोड़े मई के महीने में पाकिस्तान थोड़ा बहुत डोमिनेट कर गया, ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए, ज़्यादा नहीं किए, ठीक है? तो ये इनकी करंट स्टेट पाकिस्तान में ये एयरक्राफ्ट असेंबल ही होते हैं। एक तरीके से आप लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ पार्ट्स है। लोकली बनाए जाते हैं, लेकिन ये चाइनीज एयरक्राफ्ट। कुछ पार्ट्स देखा, मैंने पहले कहा था कि कुछ कुछ के ऊपर बात आगे इनकी रुक जाती है। कुछ हद तक ये इंडिजिनस है, कुछ हद तक इसके पार्ट्स बनाते हैं, एंड मतलब ये इन्होंने यही पर करते फिर भी रहना है। वैल्यू फॉर मनी है और डिसेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल ये शोकेस करता है, क्योंकि जेएफ-17 ब्लॉक 3 में जो आपको कैपेबिलिटी मिल जाती है वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में एलसी-13 एक ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा रिलायबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिल रही है। उसके बाद अभी दुबई में एक अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ है, और भले ही वहां पर एयरक्राफ्ट की साइड से कुछ एरर रही हो या ना रही हो, पर फिर भी इमेज पर फर्क पड़ता है। तो क्या कारण है कि जेएफ-17 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिल जाती है, उसके बाद कोरियन एफ-50 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिल जाती है, लेकिन एलसी-13 स्ट्रगल करता है? जबकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो वैसे मैं इस वीडियो को मतलब आई आई कैन से राइट नाउ द बिगेस्ट हर्डल इन एलसीए तेजस एक्सपोर्ट सक्सेस इज द इंडियन एयरफोर्स इटसेल्फ, और इंडिया खुद इसके एक्सपोर्ट सक्सेस में एक बहुत बड़े हर्डल की तरह खड़ा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है तो हिचकिचाहट के साथ ऑपरेट करती है, कॉम्बैट में यूटिलाइज नहीं कर पाती, सिंपली बिकॉज कहीं पे वेपन इंटीग्रेशन ठीक नहीं है, आउटडेटेड वेपन्स के साथ आता है। ब्लॉक 3 को हमने जो है वो मे के कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कराया, क्यों? बिकॉज वो अप टू डेट वेपनरी के साथ आता है, ठीक है? तो आप अपने एयरक्राफ्ट को पार्टिसिपेट नहीं करवा सके बिकॉज आपका अपना ही उस एयरक्राफ्ट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर, हम अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं बिकॉज हमने उसे ग्राउंड अप से डेवलप किया है, आपने भी किया है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो पाया। दैट इज वाई पूरी दुनिया में से इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तेजस इन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा रिलायबल है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रैश के बाद तेजस का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो ख़त्म हो गया है। क्रैश से पहले भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिल रहे थे। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो वेल दिस इज द फर्स्ट फैक्ट इस बंदे ने बोला है कि जिस एयरक्राफ्ट का क्रैश से पहले ही एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं था, तो उसके जो लोग कह रहे हैं ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल हिट हुआ है, तो मतलब जिसका पहले ही नहीं था उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को क्या हिट होगा? आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल बनाना पड़ता है ताकि हिट हो। F-35 की सप्लाई चेन के अंदर इशू आता है तो उसका एक्सपोर्ट जो सक्सेस है, उसकी एक्सपोर्ट सक्सेस है, उसकी जो एक्सपोर्ट सक्सेस है वो हिट होती है बिकॉज़ वो ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ उसको बाय कर रही हैं। तो जिस क एयरक्राफ्ट को कंट्रीज़ बाय ही नहीं कर रही,
उसका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कहाँ से हिट होगी? इस प्लेटफॉर्म के साथ है वो पुअर मार्केटिंग की है। अब यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। इवन अभी भी हम जब एयरक्राफ्ट को बाहर के एयर शोज में डिस्प्ले करते हैं, वो भी सब में नहीं, गिने चुने में ही करते हैं, तो वहां पर भी लिमिटेड इस प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। जो पीआर वीडियोस हैं वो भी बहुत लिमिटेड एग्जिस्ट करते हैं। ये सेम केस जो है, आई वुड से यहाँ पर ये JF-17 ब्लॉक 3 के साथ ज़्यादा है और LCA तेजस के साथ कम है। ये जो मार्केटिंग वाला है ना, और इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ करने वाला, मैं लिटरली आपको बताऊँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं करती ब्लॉक 3 की फ़ोटोज़ रिलीज़। प्रमोशनल वीडियो तो बहुत दूर की बात है। तेजस MK1 की प्रमोशनल वीडियो पड़ी हुई है, MK1A की पड़ी हुई है, JF-17 ब्लॉक 3 की अभी तक कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं पड़ी हुई, कोई मार्केटिंग मटेरियल नहीं पड़ा हुआ। जो पड़ा हुआ है उसको पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। दैट इज वाई हम यहाँ पर मजबूर हैं, जब भी हम ब्लॉक 3 की बात करते हैं हमें मजबूरन यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का प्रमोशनल मटेरियल लगाना पड़ता है, क्योंकि तब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कुछ एफर्ट वहां पर पुट की गई थी, क्योंकि नया एयरक्राफ्ट था। तो अब यहाँ पर फिजिकल प्रमोशन तो की जा रही है एयर शोज के अंदर, लेकिन जो सॉफ्ट प्रमोशन है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करनी चाहिए वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। तो यहाँ पर केस जो है वो थंडर का ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू LCA तेजस। अगेन मार्केटिंग का यहाँ पर कोई इशू एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। इशू जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो प्लेटफॉर्म के अंदर कॉन्फिडेंस है। और इसकी ट्रू कैपेबिलिटी के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को जानकारी है ही नहीं। कई मामलों में ये अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेम केस गोज फॉर JF-17 ब्लॉक 3। इससे ज्यादा बुरा हाल है JF-17 ब्लॉक 3 का सोशल एडवांस है, मीडिया मार्केटिंग पर में। इन कैपेबिलिटी एजेस को ज़्यादा प्रमोट किया ही नहीं जाता। फिर यहाँ पर जो दूसरा अगेन उसी तरह से मैं बताऊं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कई कैपेबिलिटीज हैं जो कि अननोन है, तो ब्लॉक 3 की भी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, एंड इवन ओवरऑल थंडर प्रोजेक्ट की ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो कि आज तक किसी को पता ही नहीं है, जो कि इसका ह्यूज पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो थंडर के साथ स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस आते हैं, आरई की किट्स, रेंज एक्सटेंशन किट्स, उनका इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा उनका इम्पैक्ट है, लेकिन पब्लिकली उनको डिस्कस नहीं किया जाता और इंडियंस तो बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, सिंपली बिकॉज उनको पता नहीं है, बिकॉज हम अपने एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग सही तरह से नहीं कर बड़ा पाते। सवाल उठता है वो ये है कि जिस कंट्री में ये डेवलप हुआ है, वहाँ की एयरफोर्स इनको कितने बड़े नंबर में ऑपरेट कर रही है। और जब आप इंडियन एयरफोर्स में इनको देखते हैं तो ये नंबर बहुत कम है। अब ऑर्डर संख्या यहाँ पर बड़ी है, लेकिन फिर दूसरी परेशानी आ जाती है कि इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है। अब यहाँ पर परेशानी चाहे जीई की साइड से हो, वेपन इंटीग्रेशन में हो, लेकिन जो कस्टमर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को देख रहा है वो इन सब में नहीं जाएगा। उसका सिंपल सा सवाल ये रहेगा कि आपका प्रोडक्शन रेट क्या है और क्या आप गिवन ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। और जब बात यहाँ पर आती है तो एचएल का रिकॉर्ड, चाहे कोई भी कारण वहां पर हो, खराब है। भले ही आप 20 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करके रख लीजिए, इंजन का वेट करिए इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बाहर वाला ये नहीं समझेगा। प्रोडक्ट आपका है, आप कितने बनाकर डिलीवर कर पा रहे हैं मैटर वहां पर वो करता है। तो वो रिस्क नहीं लेगा आपको ऑर्डर देने का। तो क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है और यहाँ पर हमें पता है कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैपेबिलिटी डेवलप करने में समय लगता है, मैन्युफैक्चरिंग मैच्योर करने में समय लगता है। तो हम यहाँ पर सारे एक्सक्यूजेस समझते हैं, हम डिले ये सारी बातें बिल्कुल ऑन पॉइंट है। ठीक है, एंड I'll just say I totally agree with all the stuff that समझते right हैं, now he's हम saying. यहाँ पर डिले डिलीवरी समझेंगे, पर एक्सपोर्ट कस्टमर को इससे फर्क नहीं पड़ता। वहां पर माइंडसेट सिंपल सा ये है कि हम यहाँ पर आपको पैसा दे रहे हैं, हमको ये एयरक्राफ्ट चाहिए इतने समय पर, और फिर प्रॉपर आफ्टर सेल्स सपोर्ट चाहिए। बाकी वर्सेटाइल वेपन पैकेज भी यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारे लिए जो चीजें हैं वो सही होती हुई तो दिखाई दे रही हैं, पर फिलहाल सही नहीं है। तो ये दिखाई दे रहा है कि तेजस की डोमेस्टिक ऑर्डर संख्या अच्छी है, तेजस का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ रहा है, और तेजस का जो वेपन पैकेज है वो वर्सटाइल हो रहा है, पर अभी नहीं है। तो जो एक्सपोर्ट कस्टमर है वो फ्यूचर कैपेबिलिटी पर बेट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट में भी कैपेबिलिटी चाहिए, और वहां पर तेजस मात खा जाता है। तो इसका एक्सपोर्ट आप तब तक See, this is the biggest issue with LCA तेजस एयरक्राफ्ट के प्रेजेंट में आपको ये मेच्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। फ्यूचर में करेगा, इसके ऊपर इंडिया जो है वो काफी सॉलिड स्टेप्स ले रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो सबसे बड़ा मसला है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। ठीक है, एवोल्यूशन है।
कि जब तक तेजस आपका प्लेटफ़ॉर्म जो है वो मैच्योर होगा, उसको एयरफ़ोर्स जो है आपकी बड़े नंबर्स में इंडक्ट करेगी। दुनिया जो है वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली स्टेप अप कर चुकी होगी और जो कैपेबिलिटीज़ उस टाइम आपके तेजस एयरक्राफ्ट के साथ आएँगी, वो ऑलरेडी आउटडेटेड होंगी। जिस तरह के जो अस्त्र मार्क 1 है, उसके साथ केस काफ़ी ज़्यादा विज़िबल है कि चाइनीज़ और इवन पाकिस्तानी साइड के पास जो बीवीआर मिसाइल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। और अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स जो इस टाइम के ऊपर पीवीआर लेके आ रही है, वो एक्चुअली में 2019 और 20 एरास की है। ठीक है? तो ये इश्यू है एलसीए तेजस के साथ कि हाल में यानी कि प्रेज़ेंट में ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या इश्यू है कि एवोल्यूशन की वजह से ये सुधार आउटडेटेड नहीं एयरक्राफ्ट सकते जब होगा। तक डोमेस्टिकली आप चीज़ों को फिगर आउट ना कर लें। तो JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म को इसलिए एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है, चाइनीज़ ओरिजिन के वेपन्स यहाँ पर मिल जाते हैं, कॉस्ट काफ़ी लो है, जो कैपेबिलिटी ये प्रोवाइड कराता है उसके हिसाब से डिसेंट है और प्रोडक्ट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू अगेन। जीएफ-17 वर्सेटाइल प्लेटफ़ॉर्म इस वजह से है बिकॉज़ पाकिस्तान ने यहाँ पर सही डिसीजंस लिए हैं इस प्लेटफ़ॉर्म को लेकर, ठीक है? इसका जो वेपन पैकेज है उसको हमने ईयरली इवन मंथली बेसिस के ऊपर अपग्रेड किया है। हर महीने इसके वेपन पैकेज के अंदर कोई ना कोई नया वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किया जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर हमारे जो है वो इंडिजिनस वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किए जाते हैं। चाहे प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस की बात कर लें, आरईके किट्स की बात कर लें, उसके बाद लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स की बात कर लें, राद हो गया, उसके बाद तैमूर हो गया, इस तरह की जो प्रीमियम वेपनरी है जो कि इसके वेपन पैकेज को डाइवर्सिफाई करती है, उसको पाकिस्तान ने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है। ठीक है? तो यही एक सक्सेस रीजन है कि कंट्रीज जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म के अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं बिकॉज आप वेपन पैकेज जो है वो उस एयरक्राफ्ट का वो बहुत अच्छा मेंटेन करके चल रहे हैं। जहां पर आप लैग करते हैं, आपकी फ्रेंडली कंट्री वहां पर आ जाती है, इन दिस केस चाइना विद देयर PL-15 और PL-10E। ठीक है? एयर टू एयर वेपनरी में हम लैग करते हैं और वहां पर हम लोगों की R&D चल रही है, लेकिन एट दिस टाइम हमने वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है? बेस्ट एयर टू एयर वेपनरी जो है वो हमने इस एयरक्राफ्ट को दिया है और वही इसका जो है वो भी सेलिंग इनका पॉइंट एक है। तरीके से मैच्योर हो चुका है। वहीं पर एक और पॉइंट बार बार रखा जाता है और वो ये है कि क्योंकि JF-17 चाइनीज एयरक्राफ्ट है और वहाँ पर चाइना के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है वो डिसेंट है। अगर कस्टमर वहाँ पर एक्सपेक्ट करता है 100% चाइनीज मेड JF-17 तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप इजेक्शन सीट और जो इंजन है उसको रिप्लेस करके चाइनीज लगा सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बन जाता है JF-17 के लिए, लेकिन हम इस पॉइंट से उतना एग्री नहीं करेंगे क्योंकि F-50 में भी कई कंपोनेंट्स इंपोर्टेड है लेकिन वो अच्छे से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो तेजस के एक्सपोर्ट में ये परेशानी नहीं है। परेशानी खाली यहाँ पर डोमेस्टिक ऑर्डर्स की थी, मैन्युफैक्चरिंग की थी और डिलीवरीज की थी, जिस पर हमें अभी भी काम करना है। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इतने बड़े ऑर्डर्स तेजस के दिए हैं ताकि इस प्लेटफॉर्म को लेकर कम से कम एक मैच्योर इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। और पर्सनली हमारा भी यही मानना है कि एक बार डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को हम कैटर कर लें, उसके बाद हमें एक्सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। साथ में एचएल को भी रिस्ट्रक्चर करने पर काम किया जा रहा है और अगर आफ्टर सेल्स सर्विस वहां पर ज्यादा बेहतर कर ली जाएगी तो ये भी इनके प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में मददगार साबित हो सकता है। बाकी पीआर और एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। एचएल को खुद की टीम कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को ले जाकर एयर शोज में डिस्प्ले करे और इनकी पूरी कैपेबिलिटी को दुनिया को बताए। ये काम आप एयरफोर्स पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो ये चीज फुल टाइम नहीं कर सकते। बाकी डिप्लोमेसी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस पर तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब डोमेस्टिकली ये प्रोडक्ट आपका मैच्योर हो। तो तेजस के लिए सब कुछ सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कॉम्पिटिटर्स से अपनी कैटेगरी में ये सबसे कैपेबल प्लेटफॉर्म है और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इन पे सुधार हो जाने के बाद ये एक काफी अट्रैक्टिव एयरक्राफ्ट बन जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर इजीली हम कई कस्टमर्स देख सकते हैं जिनको ऐसे लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो चीज़ आज दिखाई नहीं देती है। आने वाले 5 सालों में डेफिनेटली चीज़ें बदल जाएंगी जब प्रोडक्शन रेट भी इसका हाई हिट कर रहा होगा। ऑलमोस्ट 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक हम अचीव कर पाएंगे। साथ में जो वेपन्स हम डेवलप कर रहे हैं वो इनसे इंटीग्रेट हो पाएंगे। उसके बाद हमारा इंडिजिनस रडार उत्तम और ईडब्ल्यू स्वीट जो कि एसआर के यानी कि स्वयं रक्षा कवच है वो जब इनसे इंटीग्रेट हो जाएगा तो और ज़्यादा कंट्रोल हमें इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
और फिर ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर सामने होंगे किसी भी कंट्री के लिए जो कि इन प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करने के बारे में सोच रही होगी। तो यहाँ पर पेशेंस जरूरी है। जब रफाल बनकर तैयार हुआ था तो कई सालों तक, इवन एक दशक तक लगभग, इनको कोई एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को मॉडर्नाइज किया, इस वेपन पैकेज को वर्सेटाइल किया, उसके बाद एकदम से ये प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट मार्केट में बूम कर गया। और अभी हालत ये है कि जो ऑर्डर संख्या है या फिर ऑर्डर बुक है वो इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि को मैन्युफैक्चर करने में और डिलीवर करने में इनको परेशानी आ रही है। तो सबका समय आता है, लेकिन उसमें हमें काम भी करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर ही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। अगेन लास्ट वाला जो कुछ 2-3 मिनट्स हैं वो काफ़ी सेंसिबल थे, मतलब अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको आकर जिसे कहते हैं कि एक्नॉलेज करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और वैलिड पॉइंट्स के ऊपर अपनी स्टेट को क्रिटिसाइज करना, दिस इज अ बिग थिंग एंड अ ह्यूजली अप्रिशिएटेड थिंग, ठीक है। तो आई वुड जस्ट से कि हमारा जो एनिमी है दे आर क्वाइट स्मार्ट, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पागल हैं या उनको काम करना नहीं आता। ऑब्वियसली हमसे जो है वो हर सेक्टर के अंदर वो बड़े हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कई जगह पर गलती करते हैं, उसको हम जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये अलहदा है। लेकिन द फैक्ट इज़ उनके प्रोग्राम के साथ इश्यूज़ हैं, वो उनको रिज़ॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली, फॉर्च्यूनेटली जो भी आपने इसको समझना है, एलसीए तेजस के साथ जो सबसे बड़ा इश्यू एग्ज़िस्ट करता है, वो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन का है, ठीक है? ये एलसीए एयरक्राफ्ट है, आप उस हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादातर इसके अंदर फिट नहीं कर सकते, जिस तरह से आप मीडियम और हेवी वेट एयरक्राफ्ट में कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स में इश्यूज़ हमेशा से एग्ज़िस्ट करता है। आप आज जो है वो एलसीए तेजस के साथ ट्रबल को फ़ेस कर रहे हैं, अगले 5 साल में आप इसको मैच्योर कर लेंगे। लेकिन द इश्यू इज़ कि आप उस टेक्नोलॉजी को मैच्योर करेंगे जो कि अगले 5 सालों के लिए वैसे ही आउटडेटेड हो जाएगी। तो आपको एक्ट अगर करना था तो आपको 5 साल पहले करना था, अब आप 5 साल के डिले के साथ कर रहे हैं, जो कि आपके एयरक्राफ्ट को कॉस्ट करेगा। और इसके जो कंपेटिटर्स हैं, इवन दो मैं इसको कंपेटिटर भी नहीं कहूँगा, जेएफ-17 ब्लॉक 3 जैसे, वो इससे आगे निकल जाएँगे। नेटवर्क सेंट्रिक बैटलफील्ड हो, बीबीआर एंगेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जेएफ-17 ब्लॉक 3 ऑलरेडी एक स्टेप आगे है एलसीए तेजस के लेटेस्ट वेरिएंट से। चाहे आप इसको इंजन की बेस के ऊपर कहें कि इतना रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जितना तेजस है, इसके अलावा ज इतनी रेंज नहीं है जितनी तेजस की है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि कैपेबिलिटी वाइज़ थंडर एक बहुत सुपीरियर वेपन सिस्टम है, और ये रहेगा, ठीक है? और बैटलफ़ील्ड के ऊपर आपकी कैपेबिलिटी ही मैटर करती है, रॉ कैपेबिलिटी जो होती है, ठीक है? मेक अ स्टैंड ऑफ पे आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो ओपनली विटनेस किया है। तो दिस इज़ द सिचुएशन, एंड आप लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना पूरे तरीके से, डिस्पाइट आवर अर्ली स्टेजेस, हम लोग पूरे तरीके से यहाँ पर इफेक्टिवली अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल हुए हैं लेकर चलने में, जहाँ पर इवन दो लिमिटेड बजट्स थे, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स थे और बाकी सारे कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन उन सब चीज़ों से हमने अपने एयरक्राफ्ट को पुल आउट किया है। और आज वो एयरक्राफ्ट जहाँ पर खड़ा है, हमें इवन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी जो है पूरी मार्केट के अंदर या इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी जो इमेज है, वो किस तरह की है। सो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। कुछ शुरू के पार्ट्स में वीडियो जो है वो थोड़ी-सी फैक्चुअली रॉन्ग थी, उसको हमने वहाँ पर करेक्ट किया। लास्ट पर आके जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वो हमेशा से देखने में अच्छा लगता है। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और जस्ट लाइक एंड शेयर द चैनल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।